Now we study the structure of polynucleotide chain. Let us recapitulate the chemical structure of polynucleotide चेन डीएनए और आरएनए। यानी कि हम एक बार पुनः डीएनए और आरएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी स्ट्रक्चर की पुनरावृत्ति करते हैं, दोहराते हैं। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड वो 3 तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजनस बेस, ए पेंटोज शुगर, in case of RNA it is ribose, and in case of DNA it is deoxyribose, and a phosphate group। अर्थात एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। There are 2 types of nitrogenous base, purines and pyrimidines। 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक को कहते हैं प्यूरिन, जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। इसके एग्जाम्पल हैं एडेनाइन एंड गुएनाइन। जबकि दूसरे हैं पायरिमिडीन, इनकी स्ट्रक्चर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। इसके एग्जाम्पल है साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमाइन। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन एक ऐसी पायरिमिडीन है जो दोनों में होती है, डीएनए में भी और आरएनए में। थायमाइन is present in DNA, where uracil is present in RNA in place of thymine। DNA में थायमाइन होती है, जबकि RNA में थायमाइन की जगह यूरासिल होती है। A nitrogenous base is linked to the OH group of first carbon of pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside। जो पेंटोज शुगर है उसके पहले कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ती है, और वो बॉन्ड जो पेंटोज शुगर को नाइट्रोजनस बेस से जोड़ता है उसे हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और इस तरह से ये दोनों मॉलिक्यूल मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। जैसे अगर एडेनाइन इन्वॉल्व होता है तो उस न्यूक्लियोसाइड को हम एडिनोसिन या फिर डिओक्सी एडिनोसिन कहते हैं। अगर ग्वेनाइन इन्वॉल्व होता है तो ग्वेनोसिन और डिओक्सी ग्वेनोसिन, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। साइटोसिन इन्वॉल्व होता है तो साइटिडीन और डिऑक्सीसाइटिडीन, एंड यूरासिन इन्वॉल्व होता है तो यूरिडीन, और थायमाइन इन्वॉल्व होता है तो डिऑक्सीथाइमिडीन। When a phosphate group is linked to OH group of 5' carbon of a nucleoside through a phosphodiester bond, a corresponding nucleotide is formed। और जब
पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन एटम से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो उससे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड बनता है। 2 nucleotides are linked through 3'5' phosphodiester linkage to form a dinucleotide। और 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में 3'5' फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और इस तरह से 2 से 3, 3 से 4 और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। कि मोर न्यूक्लियोटाइड्स can be joined to form a polynucleotide chain. A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5' end of the sugar, which is referred to as the 5' end of the polynucleotide chain. Similarly, the other end of the polymer of the sugar has a free OH of 3' carbon group, which is referred to as 3' end of the polynucleotide chain। अर्थात जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है उसके एक एंड पर जो शुगर मॉलिक्यूल है उसका 5' एंड फ्री होता है, तो दूसरे एंड पर जो पेंटोज शुगर है उसका 3' एंड फ्री होता है। तो इस तरह से चेन का एक एंड 5' कहलाता है तो दूसरा 3'। द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। और इस तरह से नाइट्रोजनस बेस वो शुगर मोइटी से जुड़े होते हैं और बैकबोन से प्रोजेक्टेड होते हैं। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड residue has an additional OH group present at 2' position in the ribose। और आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू में, क्योंकि राइबोज शुगर होती है जिससे एक एडिशनल OH ग्रुप उसमें 2' कार्बन पोजीशन पर होता है। आल्सो इन RNA, the uracil is found at place of thymine। और RNA में थाइमाइन की जगह यूरासिल नाइट्रोजनस बेस होता है और यूरासिल एक तरह से 5-मिथाइल यूरासिल जो कि थाइमाइन होती है उसकी जगह पर होती है। DNA has as an acidic substance present in the nucleus was first identified by Friedrich Miescher। DNA जो कि एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, सबसे पहले इसकी खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की और उसने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time. It was only in 1953 that James Watson and
Francis Crick proposed on the X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin proposed a simple but famous double helical model for the structure of DNA कि टेक्निकल लिमिटेशन होने के कारण डीएनए के मॉलिक्यूल को आइसोलेट नहीं किया जा सका, तो इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी समय तक एक तरह से अननोन रही। लेकिन सबसे पहले 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मॉरिस विल्किंसन और रोजालिंड फ्रैंकलिन के डीएनए डिफ्रैक्शन के आधार पर डीएनए की स्ट्रक्चर को प्रपोज किया और बताया कि डीएनए का मॉडल, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर proposition was base pairing between the two strands of the polynucleotide chain। और डीएनए की स्ट्रक्चर में जो मेन हॉलमार्क्स था उसकी स्ट्रक्चर का, वो था कि ये जो नाइट्रोजनस बेस के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें दो न्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से बेस पेयरिंग के द्वारा जुड़ी होती है। हावेवर this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratio of adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals 1। और ये जो प्रोपोजिशन है ये एरविन चारगाफ की ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, जो कि उसने डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड की स्ट्रक्चर में प्रपोज की। और उसने बताया कि एडेनाइन और थाइमाइन तथा ग्वेनाइन और साइटोसिन की जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि 1 के बराबर होती है। The base pairing confers a very unique property to polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other, and therefore if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence of the other strand can be predicted। अर्थात डीएनए की जो बेस पेयरिंग है उनकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है और वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होती है। अर्थात अगर हम एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस को जानते हैं तो हम उससे उसकी दूसरी स्ट्रैंड की सीक्वेंस को पता कर सकते हैं। एंड आल्सो इफ ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, let us call it as a parental DNA, acts as a template for the synthesis of the new strand, the two double-stranded DNA as a daughter DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule, and because of this, genetic implications of the structure of DNA become very clear। अर्थात डीएनए का प्रत्येक स्ट्रैंड जो कि दूसरे डीएनए को प्रोड्यूस करेगा उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और इस तरह से डीएनए के जो दो मॉलिक्यूल बनेंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और वो पेरेंटल मॉलिक्यूल जैसे ही होते हैं। The salient feature of double helix structure of DNA are as follows. It is made of two polynucleotide chain where the backbone is formed
और कॉन्स्टिट्यूट ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। यानी कि डीएनए का मॉलिक्यूल 2 न्यूक्लियोटाइड चेन से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, जिसमें उनकी बैकबोन शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है और बेस पेयर उसके प्रोजेक्ट अंदर की तरफ होते हैं। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, और जो 2 चेन हैं उनकी पोलैरिटी एक दूसरे के उल्टी होती है। एक 5' to 3' पोलैरिटी होती है तो दूसरी की 3' to 5' होती है। द बेसिस इन 2 strands आर पेयर्ड through hydrogen bond, forming the base pairs. Adenine forms 2 hydrogen bond with thymine opposite of the opposite strand, and the vice versa. Similarly, the guanine bonded with 3 cytosine with 3 hydrogen bonds, and vice versa. As a result, always a purine comes opposite to a pyrimidine and this strands of helix। अर्थात डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड का थायमाइन दूसरे स्ट्रैंड के एडेनाइन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और इसी तरह से साइटोसिन दूसरे स्ट्रैंड के ग्वेनाइन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। तो ये हमेशा मतलब ज़रूरी है कि एक प्यूरिन अपने अपोजिट स्ट्रैंड के पायरिमिडीन से जुड़ता है। द 2 चेन्स आर coiled The 2 chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometer। यानी कि जो 2 स्ट्रैंड हैं, 2 मतलब डीएनए के स्ट्रैंड है, वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती है, जिसके पिच की लेंथ वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच हेलिक्स, और प्रत्येक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, या प्रत्येक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन हेलिक्स इज 0.34 नैनोमीटर, और 2 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर की होती है। द प्लेन ऑफ बेस पेयर stacks over the other in double helix, and this in addition to hydrogen bonds confers the stability। और एक बेस पेयर का स्टैक दूसरे के ऊपर टिका होता है, और इस तरह से वे हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा एक दूसरे को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। हम प्यूरिन और पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर में कंपेयर करके देखते हैं। कैन यू फाइंड आउट why the distance between the 2 polynucleotide chain in DNA remains almost constant? तो जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि डीएनए का डायमीटर हमेशा कांस्टेंट रहता है 20 एंगस्ट्रॉम, और ये तभी संभव होता है जब एक प्यूरिन दूसरे स्ट्रैंड के पायरिमिडीन से जुड़ती है। अगर 2 प्यूरिन या पायरिमिडीन्स आपस में जोड़ दी जाए तो डीएनए के स्ट्रैंड की डायमीटर चेंज हो जाएगी।
The proposition of double helical structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implications became revolutionary. Very soon, Francis Crick proposed a central dogma in molecular biology which states that the genetic information flow from DNA to RNA and RNA to प्रोटीन। यानी कि फ्रांसिस क्रिक ने एक डीएनए का सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया जिसमें हम ये बताते हैं कि डीएनए से कैसे आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन कैसे बनती है। तो डीएनए से डीएनए बनना वो रेप्लिकेशन कहलाता है, लेकिन डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और फिर आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन वो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो सेंट्रल डोगमा इंक्लूड बोथ कलेक्ट टर्म ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोगमा में ये दोनों टर्म इकट्ठी इंक्लूड होती हैं। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ information is in reverse direction, that is from RNA to DNA. And can you suggest a simple name to this process? लेकिन कुछ वायरसेस में ये इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। उनमें आरएनए से डीएनए बनता है और फिर उससे आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स के द्वारा होती है।